अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज बतौर मुल्क के 25वें वजीर आजम हल्फ उठा लिया है। शहबाज शरीफ 201 वोट हासिल करके मुसलसल दूसरी बार इस मनसब पर फाइज हुए हैं। शहबाज शरीफ इससे कबल इत्तेहादी हुकूमत चलाने का तवील ना सही मगर कामयाब तजर्बा रखते हैं। अप्रैल 2000 से अगस्त 2023 तक यानी तकरीबन 16 माह तक शहबाज शरीफ ने कामयाबी से इत्तेहादी हुकूमत चलाई। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आज होने वाली हल्फ बर्दारी की तकरीब में तमाम सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला ने शिरकत की, मां सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के, जिनका कहना है कि मौजूदा वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाले नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा का मनसब यकीनन फूलों की सेज नहीं होगा, क्योंकि अब की बार कौमी असेंबली में मौजूद ऑपोजिशन ना तो फ्रेंडली है और ना ही ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की बातें करते थे। एक तगड़ी ऑपोजिशन के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के तंज के तीरों का सामना करने के अलावा साबका इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की जानिब से दी जाने वाली कड़वी गोलियां भी निगलनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ को इत्तेहादी हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए भी एक कठिन चैलेंज जो है वो दरपेश होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट देने वाली दो जमातें पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान सिंध की गवर्नरशिप और आर्टिकल 140 को लेकर एक कशमकश चल रही है। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से होने वाले माहिदे पर तबसरा करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 18वीं तरमीम के तहत मकामी हुकूमतों का मामला सूबाई सतह का है और इस हवाले से किसी तरमीम या बेहतरी की जरूरत हुई तो बेहतरी सिंध असेंबली के जरिए लाई जाएगी, जहां पर मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन ही मौजूद नहीं है। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान होने वाला मुआहिदा शायद पंजाब के हवाले से हो। सिंध की गवर्नरशिप के मामले पर भी दोनों इत्तेहादी जमातें आमने सामने हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस हवाले से कहना है कि जहां मुस्लिम लीग नून से मुआहिदा नहीं हुआ वहां MQM को मौका मिल जाएगा। अब देखना यह है कि सारी सूरत हाल से नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कैसे नबरदाज़मा होते हुए हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रखते हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको लेकर यह सूरत हाल जो है उसका सामना है शहबाज शरीफ साहब को, वहीं पर ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से जो टफ टाइम दिया गया है पिछले 2-3 सेशंस के अंदर, जिस तरीके से उनकी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने जो रवैया इख्तियार किया, तो मेरा ख्याल है कि वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा महाज है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, बार बार मफाहिमत की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, लेकिन शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके अंदर ज़ाहिर ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही सभी लोग हैं, वो लोग इस मूड में और मिजाज नहीं उनका लग रहा है इस वक्त ऐसा कि वो इस तरह की किसी भी मफाहिमत की जो ऑफर है उसको कबूल करते हुए नजर आए। तो इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है आमिर डोगर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मामलात को आगे किस तरीके से लेके चलने का सोच रही है, लाहे अमल क्या है, क्योंकि जो बातें हम तक पहुंच रही हैं, जो वाइब्स या सिग्नल्स आ रही हैं, वो तो उनसे तो यही लगता है कि PTI इस वक्त इस मूड में है कि ना ईवान को चलने देंगे, ना हाउस का कोई भी बिजनेस जो है उसको आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि हमारा मामला जो हमारे मैंडेट का मामला है, हमारी सीट्स का मामला है, वो हल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी बात जो है वो तरीके से आगे नहीं बढ़ेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा लग रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कॉन्स्टेंटली मफाहिमत के सिग्नल्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि आप आए, साथ मिलकर इस मुल्क के लिए काम करें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आप आराम से मेरी बात सुनेंगे तो शोर नहीं शऊर होगा इस ईवान के अंदर। वो तो अपनी अना को फना करने की बात भी कर रहे हैं। तो कुछ बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जो ड्यूली स्वर्न इन प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो ये कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान के लिए अपनी अना को फना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बॉल सर आपकी कोर्ट में डाल दी, लेकिन हमने ये देखा कि आज जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, PTI के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने सर ओथ टेकिंग पर जाने से भी इनकार कर दिया। ये तो एक कर्टसी का जेस्चर होता है, आप लोग इतना भी नहीं दिखाना चाहते? नहीं, कर्टसी कौन सी? 2018 में क्या किया था जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे और ऐवान में आपने देखा क्या हुआ था? कौन सी कर्टसी? कल पंजाब में नहते हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, ICU में हमारा एक कारकुन अहद शाह जी है। कौन सी कर्टसी? इस वक्त भी पंजाब में 1000 से जायद हमारे कारकुन जो पुरअमन एहतजाज अपने फॉर्म 45 को लेकर वो हमारे उम्मीदवारान कर रहे थे, उन पे जो पंजाब में बेईमाना तशद्दुद किया पंजाब के मुख्तलिफ जिलों में, किस चीज की कर्टसी की बात कर रहे हैं? ये कर्टसी होती है कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें, बोलने हक भी ना दें और फिर वही पुलिस करें? ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सा वज़ीर आज़म है? आमिर डोगर साहब, एक दो बातें आपने कहा कि बेईमाना तशद्दुद किया गया, आपने हाथ वज़ीर आज़म है,
نہیں یہ آپ نے کہا فارم نا بےایمانہ 47 والا تشدد کیا گیا وزیر سر. جو پری الیکشن جو کچھ ہوا اس سے شہباز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے؟ شہباز شریف صاحب تو الیکشن ٹھیک ہے، الیکشنز کیسے ہوئے کیسے نہیں اس پر بھی بحث کر شریف لیتے ہیں، صاحب سے وہ تو ہی الیکشن کے تو بعد آئے نا تعلق سر. ہے. شہباز شریف صاحب ہی کا تو تعلق ہے. کیا سوال آپ میری بہن کر رہی ہیں؟ ہم اس کا بینیفیشری کون ہے؟ شہباز شریف ہے. ہم لاڈلا کون ہے؟ بوٹ پالش کون کرتا ہے؟ چیری بلاسم کون ہے؟ شہباز شریف ہے. ہم وزیر اعظم کون بنا ہے ہمارے مینڈیٹ کو چرا کے؟ شہباز شریف ہے، جو خود بھی اپنی سیٹ ہار چکا ہے. نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار چکا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین دھاندلی آپ نے دیکھی ہے ہم کہ 8 تاریخ کو عوام ایک خاموش انقلاب کے ذریعے اپنے امیدواروں کو، جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے، عمران خان کے نظریوں کو ووٹ دیں، اور وہ ایک الیکشن 8 کو اور دوسرا الیکشن 9 کو. ایسا ڈوگرا نہیں صاحب کبھی ویسے ہوا. جو لاجک آپ دے رہے ہیں پھر اس سے تو یہ بات سامنے ثابت ہو رہی ہے کہ جو بھی جیتتا ہے وہ بینیفیشری ہوتا ہے، اس کو جتایا جاتا ہے. ابھی خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے 2018 میں جتوایا تھا عمران خان کو، آج انہوں نے ہی ہروایا ہے. تو پھر 2018 میں سر آپ بینیفیشری تھے سسٹم کے، آپ کو جتوایا گیا تھا. آخر یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ ایک بات. ہم دوسری بات، 2018 ہو، 2013 ہو، 2002 ہو، ہم آخر کب تک اس ملک کی قوم اور بچے یہ سنیں گے کہ ہر الیکشن میں جتوایا جائے، ہر الیکشن میں کوئی لاٹلا ہو، ہر الیکشن میں کوئی سلیکٹڈ ہو؟ ہم آخر کب تک ہم لوگ اس بات کو ترسیں گے کہ 70 کے بعد کوئی دوسرا الیکشن کیا آئے گا سر جو الیکشن میں ویسے آپ پہ کو اس کا آپ یہ جواب کہہ سکیں؟ اس کا جواب ویسے میں آپ کو دے سکتی ہوں. یہ سلسلہ تب رکے گا سر جب پولیٹیکل پارٹیز اور جماعتیں خود سلیکٹ ہونے سے انکار کرنا شروع کر دیں گی. 2018 میں اگر آپ انکار کر دیتے سلیکٹ ہونے سے تو شاید آج ہی دن نہ دیکھنا پڑتا، روکنا آپ کو پڑے گا. ہم 2018 میں سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. ہم کراچی میں ایم کیو ایم کو بھی 7 سیٹیں ملی تھی. ایسا نہیں تھا کہ 22 میں کی 22 سیٹیں میں سے ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی کو نہ ملے. پورا لاہور شہر ہم جیتے ہوئے ہیں، ہاں. پورا پاکستان ہم جیتے ہوئے ہیں. بلوچستان دونوں سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں. ہم کیا آپ سوچ سکتی ہیں اسلام آباد کی 3 کی 3 سیٹیں پی ٹی آئی ہار جائے؟ ہم دیکھیں نا یہ کیا الیکشن ہوا ہے. ہم یہ الیکشن کے نام پہ ڈرامہ فراڈ ہوا ہے. ہم اس کو الیکشن کہنا ہی توہین ہے. نہیں پورے دیکھیں، آپ پاکستان کی میں اگر باقی تحریک کسی بات انصاف کو میں فار جیتی دا ہے. سیک آف ڈسکشن وہ کہہ بھی رہی ہوں، آپ کی اگر کسی باقی بات کو نہ بھی مانا جائے سر نا، تو اس بات کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سب ہونے کے باوجود بھی یو آر اسٹل دا سنگل لارجسٹ پارٹی ان دا پارلیمنٹ رائٹ ناؤ. مینڈیٹ تو آپ کو الحمدللہ. دیا ہے عوام نے، اس میں تو کوئی اور دو میری رائے نہیں بہن سر. لیکن ایک چھوٹی سی اور گزارش میری کر لوں. اور میری بہن، جی کبھی جی جی ماضی میں ایسا ہوا کہ ٹھیک ہے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گے، لاڈلے رہے ہوں گے، لیکن کبھی ان کا سمبل لیا گیا. ہم اچھا سمبل کے بعد اگر وہ جیت بھی گئے تو ان کے ممبران کی وفاداریاں آج تک خریدی جا رہی ہیں. ہم اچھا اگر وہ اس معجزے کے ساتھ آ بھی گئے اور اس آگ کے دریا کو کراس کر کے آ بھی گئے، آج تک ریکاؤنٹنگیں ہو رہی ہیں. ان کے سروں کے اوپر تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ اپنا فیصلہ کریں ورنہ آپ کو ریکاؤنٹنگ میں ہرایا جائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ ایک مخالف کے ایک بندے نے ووٹ کیے 26,000 اور جیتنے والے کے 1,26,000 ہیں. صرف فارم 47 میں 1,26 کے آگے جیتنے والے کا نام لکھ دیا گیا اور جس نے 26,000 لیے تھے اس کا نیچے نام لکھ دیا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اسپیشل سیٹیں ان 91 یا 95 لوگوں کے اگینسٹ جو آئی ہیں آج دن تک کہ پرائم منسٹر کا الیکشن بھی ہو گیا، وزیر اعلیٰ کے الیکشن بھی ہو گئے، روکی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہم سینٹ میں بھی اپنی 2 4 سیٹیں زیادہ لے لیں؟ کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہوا؟ اچھا ان ڈوگر صاحب، یہ جو حالات میں بہت ساری جب آپ باتیں آپ مہنگائی، کر رہے ہیں نا سر، میں کم سے کم اپنے حد تک ذمہ داری ضرور لے سکتی ہوں اس بات کی، اور کہہ سکتی ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ میں تو کم سے کم ان سبھی چیزوں کو کویسچن کرتی رہی ہوں. مسلسل ہم یہ کہتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، ایک جماعت کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سر اسی طرح پھر ہم آپ سے بھی سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. سر سوال تو یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کے پی کے اندر جو مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں نے سویپ کیا ہے وہ سر ٹھیک ہے، وہاں الیکشن جعلی نہیں تھا، وہاں چوری نہیں ہوا مینڈیٹ. اچھا پی ایم ایل این والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے نام، ہمارے اسٹال ورڈز جو ہیں وہ پنجاب سے ہار گئے. رانا ثناء اللہ کی بات کریں، خواجہ سعد رفیق کی بات کریں، سر وہاں پر کس طریقے سے تسلیم کر لیا؟ وہاں پر کیوں چوری کرنے والوں نے مینڈیٹ چوری نہیں کیا؟ صرف 2 یا 3 لوگ ہارے ہیں، باقی پورا پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جیتی ہے. خواجہ سعد رفیق کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ٹرو پولیٹیکل ورکر ہیں. وہ چاہتے تو فارم 47 سے وہ بھی جیت سکتے تھے. کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ سے اون چودھری جیت جائے، جس کا ایک ووٹ نہیں ہے، جس کی پارٹی کا نظریے کا ایک ووٹ نہیں ہے؟
देखे ना, इतना बड़ा तमाशा, इतनी बड़ी ज्यादती। सर केपीके में क्या हुआ? केपीके में इलेक्शन किसने करवाया? केपीके में कैसे आपको मैंडेट मिला? तहसील पर केपीके इमरान खान का तहरीक इंसाफ का मजबूत किला है। केपीके के अंदर पूरे पाकिस्तान में 70-30 है तहरीक इंसाफ, केपीके में 80-20 है। इसलिए 80% सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती है, 20% दूसरी जीती है। और केपीके में वो इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ 80% लोग, और वहाँ जिसको कहते हैं कि वहाँ लोगों ने इतना मजबूती से पहरा दिया। पेशावर की 7 सीटें हार गए। हम सोच सकते हैं पेशावर की 7 सीटें सूबाई असेंबली की हारे, इसलिए हारे कि पेशावर के जो आरओज है वो जहाँ कैंटोनमेंट के एरियाज में वहाँ एक्सेस नहीं थी लोगों की। जहाँ जहाँ लोगों की एक्सेस थी, केपीके में कबायली सिस्टम है और दूसरा वहाँ के कल्चर और वैल्यूज मुख्तलिफ है, वहाँ लोगों ने पहरा दिया और 80% सीटें केपीके की तहरीक इंसाफ ने जीतनी थी और वो जीती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक बात जरूर, ये जितनी भी सर आप बात कर रहे हैं ना, ये जो भी तनकीद आप लोग कर रहे हैं, आप लोग से बहरहाल ईवान में गए हैं, आप लोगों ने हलफ लिया है। ऐसे ने उस दिन मुझसे ही बात करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा जी अब जो कुछ हो रहा है ये सारा जो है ये ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, अगर ओथ ले लिया है तो इसका मतलब है जो कुछ हुआ है उसको तस्लीम कर लिया। नहीं, हमने अगर 93 सीटें जीती है तो आपका क्या मतलब है कि हम हल्फ ना लेते? आपको क्या मतलब है कि हम ईवान के अंदर आकर बात आप कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ आपसे। वो कहते हैं जी ओथ ले लिया तो मैंडेट तस्लीम कर लिया। साहब की बात नहीं, हमने उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। हम अपने मैंडेट को क्या वहाँ रिकॉग्नाइज ना करते, हम अपने मैंडेट के ऊपर उस आईनी फोरम को, जिसको आप कहते हैं कि पार्लियामेंट ईवान बाला दस्त है, उस पर खड़े होकर अपना नुक्ता नजर बयान ना करते। हम कर रहे हैं मौसर एहतजाज का, और उस वक्त तक करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। ठीक है, जब आप हक की बात करते हैं सर तो खाली रिजर्व सीट्स की बात है या बाकी नशिस्तों की भी बात है? खबर आ रही है कि जो रिजर्व सीट्स का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला था वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। यकीनन वो कोई अनहोनी नहीं है, ऐसा ही होना था। आप भी जानते हैं वो इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा अपने आप को कहलाता है, वो इमारत जो बुलंद तो बाग शानो शौकत पर मुश्तमिल इमारत है, उस इमारत ने तो 1.5 सालों में इस मुल्क का खाना खराब किया उसमें बैठने वालों ने। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही ठीक हो जाए तो फिर रोना किस बात का? सर वैसे मैं बहुत बेसद एहतराम जो है ना, ये सारी जिम्मेदारी सर वापस आप पर डालने लगी हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर किसने तैनात किया था? आपने किया था? किसके कहने पे किया था? इस मुल्क में जिस तरह की इलेक्टोरल एक्सरसाइज हुई है, हम तो खुद आज तक दंग हैं कि हुआ क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर आप लगा के गए थे। मेरी बहन, हमने किया था, एक मरवजा तरीका था। अब हमारे पास कोई आला दिन का चिराग तो नहीं था कि अंदर से कोई चीज निकाल लें। वो प्रेशर में आ गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया और आज तक वो फैसले कर रहा है। लेकिन आज वो है, कल नहीं होगा, उसके बाद किसी दूसरे ने आना। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े मतनाज़ा इलेक्शन कराकर वो क्या लेगेसी लेके जाएगा? अपने बीवी बच्चों अजीज रिश्तेदारों में क्या वो मुंह दिखाएगा? साथी तौर पर मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ऑनरेबल आदमी है, लेकिन इस इलेक्शन में जो काम उन्होंने किया है ऐसा तो माजी में कभी भी नहीं किसी ने किया था। बजाय इसके कि मुल्क को जो खदशात हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, बहरानों का शिकार है, वो एक मुआशी इस्तेकाम का जरिया बन सकता था, सियासी इस्तेकाम का जरिया बन सकता था। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक साफ शफाफ फेयर इलेक्शन करा देता और जो मैंडेट अवाम की उमंगों के मुताबिक होता उसको इलेक्शन कमीशन ने तो की तो खैर क्या बात करनी है। आज तक टिल डेट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, लेकिन एक हतमी ऑफिशियल नतीजा अभी भी ईसीपी ने कहीं पर इशू नहीं किया है। उसके बारे में तो खैर क्या ही जो है वो बात करें। हतमी नतीजा इसलिए ऑफिशियल नहीं किया कि आज दिन तक लिस्टें दी जा रही है, फलाने को हरवा दो, फलाने को जितवा दो, फलाने को हरवा दो। आमिर डोगर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और इश्यूज उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।